बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास असेंट ऑफ सैप, या हम इसे ट्रांसलोकेशन का भी नाम दे सकते हैं। तो असेंट ऑफ सैप की अगर हम बात करें, दी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप। पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर अपवर्ड मूव करता है कि पानी जो है प्लांट्स के डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स हैं हमारे पास, 3 रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और साथ साथ उसके लीव्स हैं, 7 ब्रांचेस भी आती हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो पानी जो है प्लांट्स के अंदर वो रूट से एब्जॉर्ब करती हैं, रूट से वो पानी मूव करता है स्टेम के अंदर, फिर लीव्स के अंदर। तो पानी की ये जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, मीन्स के पानी जो है उसे सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करने के बाद उसको प्लांट्स के एरियल पार्ट्स जो है उनकी तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब प्लांट्स के अंदर पानी क्या कर रहा है कि अपवर्ड मूव कर रहा है। अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, ये पानी की जो मूवमेंट है ये होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। पानी की ये जो मूवमेंट है ये होती है अगेंस्ट ग्रेविटी। अब जमीन क्या करती है कि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है ग्रेविटेशन के थ्रू। लेकिन पानी क्या करता है कि यहाँ पे प्लांट्स के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटी, मींस कि वो सॉइल की तरफ मूव नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अबव अपवर्ड जो है वो मूव कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पानी जो है वो मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब पानी प्लांट्स के अंदर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है तो कोई ना कोई उसके अंदर फोर्स जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए जो पानी को ज्यादा हाइट्स तक जो है वो मूव कराती है। जैसे कि हम कुछ प्लांट्स देखते हैं, जैसे कि यूकलिप्टस है हमारे पास, ठीक है, यूकलिप्टस का प्लांट है हमारे पास, या साथ साथ कुछ हमारे पास कोनिफर्स है, ठीक है, यूकैलिप्टस का हमारे पास प्लांट है या कोनिफर्स है। इन प्लांट्स के अंदर, कोनिफर्स के अंदर तकरीबन इन कुछ प्लांट्स के अंदर जो हाइट होती है वो 300 फीट तक भी पाई जाती है। इनके अंदर इन प्लांट्स की हाइट जो है वो 300 फीट तक भी होती है। तो इस 300 फीट तक की ऊंचाई तक पानी ले जाना अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व होगी या कोई उसके अंदर ऐसा स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए जो इस पानी को सॉइल से इतनी ज्यादा हाइट तक जो है वो अपवर्ड मूव कराता है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ेंगे कि किस तरह से पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि हमारे पास जो पानी है, ठीक है, उसका पाथवे जो है वो किस तरह से है, पाथवे ऑफ वाटर स्ट्रीम, ठीक है। पानी जो है उसका पाथवे, उसका रास्ता किस तरह से है, पानी कैसे मूव करता है। तो जैसे अभी हमने कहा कि प्लांट्स के अंदर पानी जो है वो ग्रेटर हाइट्स तक मूव कर सकता है। अब ये जो पानी का पाथवे होता है, पानी जो है प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, उसके ऊपर फर्दर ब्रांचेस जो है वो भी प्रेजेंट है, इन ब्रांचेस के ऊपर फर्दर लीव्स प्रेजेंट है, लोअर साइड के ऊपर यहाँ पे प्लांट्स के अंदर रूट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये रूट्स जो है यहाँ से ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, पानी यहाँ से रूट से मूव करता है स्टेम के अंदर, स्टेम के बाद ब्रांचेस के अंदर, ब्रांचेस से फिर फर्दर आगे लीव्स के अंदर। तो पानी ये मूव कर रहा है, ठीक है, रूट से मूव कर रहा है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स के अंदर, सारे एरियल पार्ट्स के अंदर मूव करता है। इस तरह भी मतलब कि प्लांट के ऊपर जो भी लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टेम्स हैं, पानी उन सब की तरफ मूव करता है। अब पानी मूव करता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम सेल्स, के पानी की ट्रांसपोर्ट के अंदर जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं जाइलम टिश्यूज का। तो पानी और साथ साथ उस पानी के अंदर जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, वो भी पानी के साथ साथ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। अब जो जाइलम है वो एक हमारे पास कंपाउंड टिश्यू है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स के अंदर वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, डिफरेंट फाइबर्स जो है वो होते हैं, उनकी मदद से पानी जो है वो मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। और ये जो जाइलम के सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर ल्यूमेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ल्यूमेन हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस को, सेल्स के अंदर क्या होती है हमारे पास ल्यूमेन।
लीमन हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस। सेल्स जो है उनके अंदर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है, उस एम्प्टी स्पेस के थ्रू ही जो मतलब पानी है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करता है थ्रू द कैपिलरी एक्शन। पानी का जो मूवमेंट है जाइलम के अंदर वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू होती है। जैसे कि एक हमारे पास कैपिलरी होती है, एक ऐसी ग्लास ट्यूब होती है जिसका नैरो बोर्ड मींस कि जिसकी ओपनिंग जो है वो नैरो मींस कि तंग होती है, उसे हम नाम देते हैं कैपिलरी का। तो इस तरह से जो जाइलम के सेल्स होते हैं उनके दरमियान में भी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उन ओपनिंग्स के थ्रू ही जो पानी है वो मूव करता है, और वो ओपनिंग्स जो है वो बनती हैं पिट्स के थ्रू, वो बनती हैं फर्दर पिट्स के थ्रू। पिट्स हम कहते हैं द कैविटीज और थिन एरियाज लेफ्ट ड्यूरिंग द सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन। के प्लांट्स के अंदर जो आप कहते हैं कि सेल वॉल के अंदर एक प्राइमरी वॉल है, उसके अंदर एक सेकेंडरी वॉल है, तो जब सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है तो उस फॉर्मेशन के दौरान अगर कैविटीज मींस के छोटे छोटे खाली एरियाज कैविटीज जो है वो रह जाती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं पिट्स। यही पिट्स जो है ये फर्दर पानी की जो मूवमेंट है उसके अंदर हेल्प करते हैं, और पानी जो है वो मूव करता है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या रूट है, पानी जो है वो रूट से मूव करता है टुवर्ड्स द लीव्स, लीव्स की तरफ मूव करता है बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस, स्टेम से और ब्रांचेस से जो है ये मूव करता है। अब कोई भी प्लांट है, हम प्लांट्स के अंदर जब वुड की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर दो तरह की वुड पाई जाती है, एक होती है सैप वुड, दूसरी होती है हर्ट वुड। अगर हम बात करें सैप वुड की, दी एक्टिव एंड कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड एज सैप वुड, कि जो एक्टिव होती है, जो कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट के अंदर, फूड के अंदर इन्वॉल्व है, पानी के अंदर इन्वॉल्व है, वो हमारे पास है एक्टिव वुड। ऐसी वुड को हम नाम देते हैं सैप वुड का। जबकि दूसरी हमारे पास जो है इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग वुड इज कॉल्ड एज हर्ट वुड। जबकि दूसरी हमारे पास क्या इनएक्टिव वुड होती है जो कि नॉन कंडक्टिंग होती है, उसे हम नाम देते हैं हर्ट वुड का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पानी की ट्रांसपोर्ट की, तो पानी की ट्रांसपोर्ट के अंदर सैप वुड इन्वॉल्व होती है, हर्ट वुड इन्वॉल्व नहीं होती। हर्ट वुड जो है वो नॉन कंडक्टिंग होती है। इसलिए अगर कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि जो हर्ट वुड होती है वो डिके कर जाती है, डिके मींस कि उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, अगर दरमियान सिस्टम हालो भी हो जाता है, खोखला भी हो जाता है, खाली हो जाता है, तब भी पानी की ट्रांसपोर्ट जो है वो कंटिन्यू रहती है, क्योंकि पानी की ट्रांसपोर्ट के अंदर सैप वुड जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें तो जो पानी की ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज जो थी वो पेश की गई थी। उन थ्योरीज के अंदर सबसे पहली जो हमारे पास थ्योरी है वो है हमारे पास रूट प्रेशर थ्योरी। ये जो एसेंट ऑफ सैप है, ट्रांसलोकेशन है, पानी की ट्रांसपोर्ट जो होती है अपवर्ड प्लांट्स के अंदर, इसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की थी। उन थ्योरीज के अंदर एक हमारे पास रूट प्रेशर थ्योरी है, दूसरी हमारे पास कैपिलैरिटी थ्योरी है, वाइटल थ्योरीज है, और एक हमारे पास कोहेजन टेंशन थ्योरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी की। रूट प्रेशर की अगर हम सबसे पहले बात करें, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड इन द रूट्स, the hydrostatic pressure generated in the root that transports water upward। अब रूट्स के अंदर पानी जो है वो जमा हो जाता है, जब पानी जमा हो जाता है तो वो पानी जो है वो रूट्स के अंदर प्रेशर को एक्सर्ट करता है, उस पानी के प्रेशर को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। अब वो पानी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है जिससे पानी जो है वो अपवर्ड मूव करता है। ऐसी जो थ्योरी पेश की गई थी उसे हम नाम देते हैं रूट प्रेशर थ्योरी का। ठीक है, स्टार्ट के अंदर ये कहा गया था कि रूट के अंदर ही प्रेशर जनरेट होता है, वो पानी को अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन लेटरल स्टडी हुई, स्टडी के रिजल्ट के अंदर पता चला कि ये रूट प्रेशर थ्योरी जो है ये फर्दर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो पानी को इतनी ज्यादा हाइट्स तक जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके। अब जो मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसकी जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसका मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो बहुत ही कम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है उसका वो क्या है यहाँ पे बहुत ही कम होता है। जैसे कि हमने बात की थी कि पानी जो है उसको 300 फीट तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास देखा गया है कि रूट्स के अंदर जो मतलब प्रेशर पाया जाता है वो रेयरली ही 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये क्या होता है रेयरली, मींस कि ये भी प्रेशर जो है ये भी बहुत कम होता है। इससे भी
लोअर जो रूट प्रेशर है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि जैसे हम बात करते हैं कि पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है रूट से एरियल पार्ट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, तो कुछ कोनिफर्स के अंदर या यूकैलिप्टस के अंदर जो हाइट होती है उसकी वो 300 फीट तक भी होते हैं ऐसे प्लांट्स की हाइट। तो इस हाइट तक जो मतलब प्रेशर है रिक्वायर्ड होता है वो तकरीबन 20 एटमॉस्फेरिक फोर्स का प्रेशर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जबकि रूट के अंदर जो मैक्सिमम रूट प्रेशर देखा गया है वो कितना है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि इतनी ज्यादा हाइट्स तक जो पानी है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। इस तरह से अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के लिहाज से यहाँ पे हमारे पास सीजनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। सीजनल फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट होती हैं कि सीजन के साथ साथ जो हमारा यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है, साथ साथ कंडीशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब सीजनल फ्लक्चुएशंस के अंदर जैसे हमारे पास एक समर सीजन है, दूसरा हमारे पास स्प्रिंग सीजन है। समर के अंदर हम देखते हैं गर्मियों के अंदर कि लीव्स के थ्रू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है पानी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ता है तो रूट प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी वहाँ पे रूट्स के अंदर मतलब ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे पानी नहीं जाता, पानी जो है वो ट्रांसपायर हो रहा होता है, तो रूट प्रेशर जो समर है वहाँ पे कम हो जाता है। जबकि अगर हम स्प्रिंग के अंदर बात करें, स्प्रिंग के अंदर रूट प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो तब कम हो जाता है, तो तब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी कम हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, सीजनल फ्लक्चुएशन है। सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से रूट प्रेशर जो है वो चेंज होता है, वो फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से पानी की ट्रांसपोर्ट जो है उससे अफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्लांट्स के अंदर नहीं होता। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स के अंदर पानी जो है वो राइज अप करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कट शूट लेते हैं, उस कट शूट को हम फौरन ही पानी के अंदर डिप कर देते हैं, तो तब वो कट शूट जो है वो विल्ट नहीं होता। अगर वो विल्ट नहीं होता इट मीन्स कि वहाँ पे रूट प्रेशर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसके अंदर पानी जो है उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जैसा कि हमारे पास प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स, द नेकेड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो नेकेड सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। नॉन फ्रूटिंग और नॉन फ्लावरिंग हमारे पास प्लांट्स होते हैं, तो उन प्लांट्स के अंदर रूट प्रेशर को ऑब्जर्व ही नहीं किया गया। तो इन एविडेंसेस की बेस के ऊपर ये जो रूट प्रेशर थ्योरी थी इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। रूट प्रेशर थ्योरी के बाद एक और थ्योरी पेश की गई थी, जिसे हम नाम देते हैं कैपिलैरिटी थ्योरी का। ठीक है, कैपिलैरिटी थ्योरी। ठीक है, कैपिलैरिटी का वर्ड जो है वो कैपिलरी से अराइज होता है। जैसे हमारे पास हम लेबोरेटरी के अंदर कैपिलरी ट्यूब को यूज करते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब हमारे पास क्या है, अ ग्लास ट्यूब विद अ नैरो बोर। ये क्या होती है, हमारे पास ग्लास ट्यूब होती है विद द नैरो बोर। बोर हम कहते हैं ओपनिंग को, अपर्चर को, कि जो हमारे पास कैपिलरी होती है वो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो बहुत तंग होती है, नैरो होती है। ऐसी जो ग्लास ट्यूब है उसे हम नाम देते हैं कैपिलरी ट्यूब का। ठीक है, अब ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है, अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, इसके साथ साथ हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर पानी भर लेते हैं। ठीक है, पानी जब हम उसको भरते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर हमारे पास पानी है। ठीक है, पानी है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कैपिलरी ट्यूब जो है उसको डिप कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको डिप करते हैं तो पानी क्या करता है कि इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर राइज अप होता है। ठीक है, पानी की यहाँ पे हमारे पास सरफेस यहाँ पे थी, लेकिन पानी क्या करता है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर अपवर्ड मूव करता है। अब ये जो पानी की मूवमेंट है, किसकी वजह से पानी की जो मूवमेंट है ये किसके अंदर है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी पानी जो है वो इसी कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू मूव करता है। जैसे हम डिप करते हैं कैपिलरी ट्यूब को विद इन द, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक मतलब हमारे पास कोई भी जार है, जार के अंदर हमने पानी लिया, पानी के अंदर वो क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है। लेकिन ये जो पानी की मूवमेंट है ये होती है विद बाय द एडहेजन। ठीक है, इसके दरम्यान में फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एडहेजन का नाम देते हैं। ठीक है, एडहेजन क्या है कि ये पानी की
अटैचमेंट की जो फोर्स है, जो पानी है, अगर हम जैसे पानी को लेते हैं, ग्लास के अंदर भी लेते हैं, तो पानी ग्लास की वॉल जो है उसके साथ अटैचमेंट शो करता है, तो उसकी जो अटैचमेंट है उसे हम नाम देते हैं, उसकी फोर्स ऑफ अटैचमेंट जो है उसे हम नाम देते हैं एडहेजन का। तो पानी यहाँ पे भी जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी वॉल्स के साथ अटैचमेंट शो करता है, फोर्स ऑफ अटैचमेंट शो करता है, उसे हम नाम देते हैं एडहेजन का। तो यहाँ पे पानी जो है वो एडहेजन की प्रॉपर्टी शो करता है और पानी जो है वो कैपिलरी के अंदर राइज अप करता है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये है कि जाइलम जो है उसका बोर भी बहुत स्मॉल होता है, जिससे वो क्या करता है, पानी जो है वो अपवर्ड मूव करता है, जिससे पानी की ट्रांसपोर्ट जो है वो होती है रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ। अब जो ट्रैकीड्स हैं उनका डायमीटर है बहुत ही स्मॉल होता है, कहा जाता है साथ वैसल्स जो है उनका भी डायमीटर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है उनकी ओपनिंग का, तो वही इन्वॉल्व होता है पानी की मूवमेंट के अंदर। लेकिन जो कैपिलरी ट्यूब जैसे हमने यहाँ पे कहा, इसका जो बोर है, ठीक है, कैपिलरी इसकी ओपनिंग है, वो फर्दर हमारे पास यहाँ पे जो ओपनिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के, कि जितना ज्यादा इसकी ओपनिंग जो है, इसका बोर जो है वो जितना ज्यादा नैरो होगा, जितना ज्यादा तंग होगा, उतनी ही ज्यादा हाइट तक पानी जो है वो मूव करेगा। इसकी ओपनिंग जो है, जितनी ज्यादा ओपनिंग जो है वो ज्यादा बड़ी होगी, उतनी ही कम हाइट तक पानी जो है वो मूव करेगा। इसलिए जो हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इसके साथ कहा गया था कि ये मतलब पानी जो है वो कैपिलरी ट्यूब के थ्रू मूव करता है, लेकिन बाद में फर्दर जब लेटरली स्टडीज हुई तो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो ट्रैकीड्स है, ट्रैकीड्स के अंदर, ट्रैकीड्स जो है वो जाइलम के सेल्स हैं, ट्रैकी एलिमेंट्स के अंदर इनका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन है 40 माइक्रोन मीटर, ठीक है, इनका डायमीटर जो है वो 40 माइक्रोन मीटर है। तो इसका बोर जो है वो नैरो है, लेकिन ये पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकता है सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक की हाइट तक, जबकि हमने कहा कि प्लांट्स जो है उनकी हाइट्स जो है वो 300 फीट तक भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ये तो पानी को मूव कराती है सिर्फ और सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक, तो ज्यादा हाइट तक ये पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो पानी जो है वो यहाँ पे सिर्फ जो है वो 40 सेंटीमीटर तक ही राइज कर सकता है। इसी के साथ साथ जैसे हम कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी उस वक्त मूव करता है जब उसका एक एंड जो है वो ओपन होता है, एक एंड ओपन होता है तभी पानी जो है वो मूव करता है, जबकि नेचर के अंदर ये फिनोमेना प्रेजेंट नहीं होता, प्लांट्स के अंदर ये फिनोमेना जो है वो प्रेजेंट नहीं होता कि वहां पे जाइलम जो है उसका एक एंड जो है वो ओपन पाया जाए। तो इसलिए ये थ्योरी जो थी इसको भी लेटरली रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, कैपिलैरिटी थ्योरी के बाद एक और थ्योरी पेश की गई थी, थ्योरीज जो है वो पेश की गई थी, उन्हें हम नाम देते हैं वाइटल थ्योरीज का। उन्हें हम नाम देते हैं वाइटल थ्योरीज। तो वाइटल थ्योरीज के अंदर जो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने वाइटल थ्योरी पेश की थी उसका नाम था गॉडल्यूस्की। गॉडल्यूस्की, तो गॉडल्यूस्की जो था इसने कहा था कि प्लांट्स के अंदर जो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, वो होती है बाय द पंपिंग एक्टिविटी, कि सेल्स के अंदर जो है वो फर्दर पंपिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। इसके मुताबिक ये था कि पंपिंग एक्टिविटी के अंदर कि उसने कहा कि जैसे प्लांट्स के अंदर वुड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं या मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती हैं, ये जो इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वुड पैरेन्काइमा के अंदर और मेडुलरी रेस के अंदर, ये सेल्स यहाँ पे पंपिंग एक्टिविटी को प्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो पंपिंग एक्टिविटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है मेडुलरी रेस के अंदर, ये क्या करती है कि यहाँ पे सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके अंदर चेंज होता है। जैसे ही इन पैरेन्काइमा के अंदर या मेडुलरी रेस के अंदर सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, तो पानी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने की वजह से वो विद इन द सेल्स मूव करता है। जब पानी सेल्स के अंदर मूव करता है तो उस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। वो सेल क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है नेक्स्ट सेल के अंदर, उसके अंदर दोबारा से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, फिर से वो साथ वाले नियर बाय सेल से जो मतलब पानी है उसको एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जो पानी है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है कि मतलब पंपिंग एक्टिविटी की वजह से कि पानी जो है उसको एक सेल से दूसरे सेल के अंदर
पंप किया जाता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था, इसका नाम है जेसी बोस। जेसी बोस इस साइंटिस्ट ने 1923 के अंदर कहा था कि जो हमारे पास कॉर्टिकल सेल्स हैं, इसके कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, उसने कहा जो कॉर्टिकल सेल्स हैं ये फर्दर शो करते हैं पल्सेटरी एक्टिविटी। ये पल्सेटरी एक्टिविटी शो करते हैं, मींस के सेल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब पानी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करता है। लेकिन फर्दर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्ट्रॉसबर्गर, उस साइंटिस्ट ने कहा था कि मतलब इनकी ये जो थ्योरीज थी उसने इनको डिसअप्रूव किया था, डिसप्रूव कर दिया था। कि उसने कहा कि पानी जो है वो सेल्स के अंदर मूव करता है, इवन के सेल्स डाई भी कर जाती हैं, कि जब सेल्स डाई कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तब भी उन सेल्स के अंदर पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। जब इन्होंने कहा था कि सेल्स के अंदर तो पंपिंग एक्टिविटी होती है, पंपिंग के अंदर भी एक लिविंग सेल जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए, पल्सेटरी एक्टिविटी के अंदर भी कोई लिविंग सेल जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो डेड सेल्स होते हैं वो पानी को फर्दर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो स्ट्रॉसबर्गर था, स्ट्रॉसबर्गर, इस साइंटिस्ट ने फर्दर ये दो जो थ्योरीज पेश की गई थी जेसी बोस की तरफ से और गॉडलिवस्की की तरफ से, उसने कहा था कि उसने इनको क्या किया, डिसअप्रूव कर दिया था कि ये सेल्स जो है ये फर्दर अगर डाई भी कर जाते हैं तो डाई करने के बाद भी ये सेल्स जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये थ्योरीज जो थी इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था। एक और हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।